Hey everyone, welcome to part 3 of our top 50 UGC Net Management 2024 PYQ series. So in this video, we will cover the next 10 important previous year questions with detailed explanation. So let's start with question number 21. So question number 21 is arrange the following items of business plan in its proper sequence. So क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस प्लान के डिफरेंट सेक्शंस किस लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस प्लान क्या होता है। ठीक है, सो बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है और उसमें बिजनेस क्या करेगा, किस मार्केट में कम्पीट करेगा और क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये सब इंक्लूड किया जाता है। तो बिजनेस प्लान को एंटरप्रेन्योर बनाता है और इसको प्रेजेंट किया जाता है इन्वेस्टर्स को, जिससे इन्वेस्टर्स को पता लगे कि बिजनेस किस चीज़ के बारे में है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, हम किस मार्केट में कम्पीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शंस में सेक्शंस दिए गए ना, सबको इंक्लूड किया जाता है। आपके बिजनेस प्लान में कंपनी डिस्क्रिप्शन होगा, इंडस्ट्री एनालिसिस होगा, मार्केट एनालिसिस होगा, द इकोनॉमीज ऑफ द बिजनेस होगा एंड एग्जीक्यूटिव समरी होगा। और इसका सीक्वेंस क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि कंपनी डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो इस सेक्शन में कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ पे बिजनेस का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स और ऑनरशिप स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट सर्विसेज सबको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो ये बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस आपको बताता है कि बिजनेस किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करेगा। ठीक है, सो इस सेक्शन में इंडस्ट्री का साइज, ग्रोथ रेट, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सबको इंक्लूड किया जाता है। फिर है आपका मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस क्या करता है? मार्केट एनालिसिस फोकस करता है कस्टमर और कंपैटिटर्स पर। ठीक है, तो इसमें आपका टारगेट मार्केट क्या होगा, कस्टमर्स की क्या नीड्स होने वाली हैं, डिमांड का क्या पैटर्न होगा, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो एनालिसिस है ये पूरे सेक्टर को देखता है और जो मार्केट एनालिसिस है वो सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर्स और अपने कंपैटिटर्स को देखते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन डी इज इकोनॉमीज ऑफ द बिजनेस। ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस पैसा कैसे कमाएगा। तो इस सेक्शन में हम रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है, हमारा कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रॉफिट पोटेंशियल, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर ये आपका एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी होता है पूरे बिजनेस प्लान का ओवरव्यू। ठीक है, तो इन्वेस्टर सबसे पहले इसी सेक्शन को पढ़ता है ताकि क्विकली समझ सके कि बिजनेस का आइडिया क्या है, और इसलिए ये जनरली सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है। तो इस जो बिजनेस प्लान है इसका सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम डालेंगे एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद आएगा आपका कंपनी का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपका इंडस्ट्री एनालिसिस, फिर मार्केट एनालिसिस एंड फिर आपका आएगा द इकोनॉमीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ABCD। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है CSR के प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, तो CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकरेज करता है कंपनीज को सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। CSR शेल बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी हुज नेटवर्थ इज मोर देन ₹5,000 करोड़। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि CSR एप्लीकेबिलिटी के लिए नेटवर्थ जो थ्रेशोल्ड है ना वो 500 करोड़ होना चाहिए, 5,000 करोड़ नहीं। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? CSR शेल बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी हुज टर्नओवर इज मोर देन 1,000 करोड़ इन अ ईयर। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ है उससे अधिक है तो CSR प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। CSR shall be applicable to every company whose net profit is at least 3 करोड़ in a year। तो एक्चुअल जो थ्रेशोल्ड है ना नेट प्रॉफिट का वो है 5 करोड़। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 3 करोड़, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि टर्नओवर 1,000 करोड़ है उससे अधिक है तो ये एप्लीकेबल होगा। राइट,
फिर है कंपनी कवर्ड अंडर CSR हैज़ टू स्पेंड एटलीस्ट 3% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग दी इमीडिएट प्रिसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी को अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% स्पेंड करना होता है, और ऑप्शन में हमें 3% दिया हुआ है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और ए सी डी तीनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें 5000 करोड़ नेट प्रॉफिट दिया है, पर थ्रेशोल्ड कितना है 500 करोड़ का, ठीक है। और ऑप्शन सी में बोला है कि नेट प्रॉफिट 3 करोड़ होना चाहिए, बट एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए, बट हमारे जो एज पर द कंपनी से 2013 नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़। इसमें बोला गया 3% आपको स्पेंड करना है, पर आपको एज पर द कंपनी से 2% स्पेंड करना होता है आपके अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का। तो ए सी डी तीनों ही इनकरेक्ट है, बी जो है करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एक मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स की, तो वो किस पे फोकस करते हैं, वो हायरार्की पे फोकस करते हैं, पर जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर, टीम वर्क पर और बिजनेस प्रोसेसेस पर फोकस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं और फिर देखते हैं कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और डिफाइन कर रहा है आपके हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड द टास्क एंड नॉट द प्रोसेस, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है उसका मेन फोकस होता है बिजनेस प्रोसेसेस पर, टीम वर्क पर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बोल रहा है टास्क पर ये अराउंड, इसके अराउंड घूमता है, बट ये नॉट द प्रोसेस पर। तो ये जो ऑप्शन ए है यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका मेन फोकस होता है बिजनेस प्रोसेसेस पर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स और जो इंडिविजुअल टास्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, प्रोसेस फ्लो को दी जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द हायरार्की इज फ्लैटनेड। तो जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है वो मैनेजमेंट लेयर्स को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जितनी कम हायरार्की होगी ना उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतने ही अच्छे आप डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। और जो आपकी एफिशिएंसी होगी ना वो भी इम्प्रूव होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है, वो मैनेजमेंट लेयर्स को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कस्टमर्स ड्राइव परफॉर्मेंस। अब मैंने क्या बोला कि जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर के फीडबैक पे फोकस करता है, टीम वर्क पे फोकस करता है, और ये कस्टमर सेंट्रिक होता है, राइट। और प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि कस्टमर वैल्यू मैक्सिमाइज हो, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस होती है ना वो उसको भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर ही इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है यहाँ पे कि कस्टमर्स ड्राइव परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, टीम परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड। टीम परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड, इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है वो टीम वर्क को इनकरेज करता है। क्यों इनकरेज करता है? क्योंकि अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करेगा तो उससे इतने ज़्यादा अपन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, पर टीम एक साथ अगर किसी काम को करेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो इसलिए ये टीम परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करता है। तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और ऑप्शन ई जो है सप्लायर्स एंड कस्टमर कॉन्टैक्ट इज मिनिमाइज, ये भी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, स्टेक होल्डर्स के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है उसको इनकरेज करता है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो कस्टमर एंड परफॉर्मेंस से कॉन्टैक्ट क्या है, मिनिमाइज है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये बोल रहा है कि कस्टमर एंड सप्लायर एंड कस्टमर कॉन्टैक्ट इज मिनिमाइज, ठीक है। पर जो कस्टमर और सप्लायर है वो फीडबैक प्रोसेस जो होती है ना उसको इम्प्रूवमेंट में, मतलब कस्टमर और सप्लायर का फीडबैक प्रोसेस इंप्रूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो ऑप्शन ई है वो भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी सी डी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या करता है, कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है, टीम वर्क पे फोकस करता है एंड बिजनेस के प्रोसेसेस पे फोकस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है, सी डी तीनों ही, और ये टीम परफॉर्मेंस को भी रिवॉर्ड करता है। तो ऑप्शन बी सी डी तीनों ही करेक्ट है, और ए और ई जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू एज अ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेक्निक, ठीक है।
अब देखो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि आइडेंटिफाई करना कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस एरिया में ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत है, ठीक है। और जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू एक कॉमन टेक्निक होता है जिससे आपका जो एम्प्लॉयर है वो अब पता लगा सकता है कि एम्प्लॉय को किस चीज़ की, किस एरिया में ट्रेनिंग की नीड है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू करके वो बात कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय से और पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में ट्रेनिंग की नीड है। तो अपन का जो इंटरव्यू टेक्निक है इसमें इंटरव्यू और एम्प्लॉय से डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू टेक्निक के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। अब अपन देखेंगे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अब ऑप्शन ए क्या बोला, डेटा कैन बी इजीली समराइज। तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या होता है इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ना वो जनरली डिटेल और क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सेज क्वांटिटेटिव नहीं होते, ये क्वालिटेटिव होते हैं। और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना वो अलग अलग ओपिनियंस देते हैं, इसलिए जो डेटा अपन कलेक्ट करते हैं उसको अपन समराइज़ कर नहीं सकते, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ओपिनियंस यहाँ पे बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग है, तो उसको अपन समराइज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड, ऑप्शन बी क्या बोला, क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड, तो ये करेक्ट है। तो क्वेश्चंस को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो अगर इंटरव्यू को लग रहा है कि जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है या जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरव्यू का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है, ये एडवांटेज है। गुड ऑफ अनकवरिंग डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। अब इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, एम्प्लॉय के एक्चुअल प्रॉब्लम और स्किल गैप्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसमें डीपली अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से जो ट्रेनिंग नीड्स होती है ना उनको अपन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट। इनएक्सपेंसिव नहीं, ये इनकरेक्ट है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए और आपको इंटरव्यूअर्स भी चाहिए, राइट। तो ये जनरली एक्सपेंसिव मेथड माना जाता है। तो ये ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए बोल रहा है ईजी टू स्केड्यूल, नहीं ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इतना ईजी नहीं है आपको अपने एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना। क्यों ईजी नहीं, क्योंकि अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो जो इंटरव्यू स्केड्यूल करना है एक एक एम्प्लॉय के साथ वो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है कि जब आप अवेलेबल हो तब आपका एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है, जब एम्प्लॉय अवेलेबल है और आप अवेलेबल नहीं हो, तो ये ईजी टू स्केड्यूल नहीं है। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के टाइमिंग्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो ईजी टू स्केड्यूल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट एडवांटेजेस होंगे ना इंटरव्यू के, वो होंगे आपके बी एंड सी, क्योंकि अपन क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने ट्रेनिंग की नीड्स को अपन ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपेंसिव प्रोसेस है और ये ईजी टू स्केड्यूल नहीं है और अपन डेटा को ईजिली समराइज नहीं कर सकते। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैलेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना रिक्रूटमेंट के थ्रू, उनको डेवलप करना, मतलब उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना और उनको रिटेन करके रखना, ये होता है टैलेंट मैनेजमेंट। और आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो एक्टिविटीज़ है वो टैलेंट मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया वो है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, इंसेंटिव्स देना, बोनस देना, रिवॉर्ड्स देना, तो ये टैलेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। क्योंकि मैंने क्या बोला, टैलेंट मैनेजमेंट को आप रिटेन कैसे करोगे, आप टैलेंट मैनेजमेंट जो आपका टैलेंट है आप उसको वो कैसे मोटिवेट कैसे करोगे, या तो आप बोनस दोगे या उनको रिवॉर्ड्स दोगे। जब आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं, आपको कंपनी अच्छे से बिहेव कर रही है, ये सारे पर्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी के साथ काम करोगे। नहीं तो आपको जैसे बेटर ऑप्शन मिलेगा आप स्विच कर दोगे। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट का पार्ट है, राइट, ये एक फंक्शन है। फिर बात हो रही है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है जो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में नेगोशिएशन होता है ना, उसकी प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इसमें क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में बात होती है वेजेस पर, वर्किंग कंडीशंस पर, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पर बात होती है, ठीक है। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, ये पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, ऑप्शन नंबर बी। फिर बात हो रही है बेनिफिट्स एंड सर्विसेज की। बेनिफिट्स एंड सर्विसेज क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लीव फैसिलिटीज़ हो गई, पर्क्स हो गए, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स एंड सर्विसेज भी किसका फंक्शन है, आपके टैलेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्योंकि ये हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए, राइट। फिर आता है आपका लेबर रिलेशंस। लेबर रिलेशंस क्या होता है, लेबर रिलेशंस मैनेजमेंट और जो ट्रेड यूनियन होता है उसके बीच के रिलेशनशिप मेंटेन करने से रिलेटेड होता है।
ठीक है। तो ये जो है ये आपका टैलेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये इसमें लेबर रिलेशंस में बात होती है ग्रीवियंस हैंडलिंग की, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, यूनियन मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो इसको भी अपन एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है एंड ऑप्शन ई भी करेक्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग से ही हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को डेवलप करते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो ये भी टैलेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ए, सी एंड ई। क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, कॉम्पनसेशन मतलब अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना और उनको डेवलप करना, उनकी एक स्किल डेवलप करना थ्रू ट्रेनिंग्स। तो ये तीनों ही करेक्ट है। और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है और लेबर रिलेशन से, वो आपके इंडस्ट्री रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक्स प्रोसेस आर रेलेवेंट व्हेन द नेचर ऑफ ओडी इंटरवेंशन इज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है ओडी इंटरवेंशन की, ठीक है। ओडी इंटरवेंशन क्या होता है? ओडी इंटरवेंशन एक प्लान एक्टिविटी होती है, राइट, जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ओडी इंटरवेंशन क्या होता है? एक प्लान एक्टिविटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को या इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ओडी इंटरवेंशन जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो ओडी इंटरवेंशन होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओडी इंटरवेंशन, स्ट्रक्चर्ड ओडी इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस क्या होते हैं? जो प्री प्लान्ड होते हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो पहले से ही प्लान्ड होते हैं और इसमें प्रोसेस फ्लो, फॉर्मल प्रोसेस फ्लो होती है, ठीक है। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं ना, उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई भी एक्टिविटीज़ प्री प्लान नहीं होती। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो इसमें कुछ भी प्लान नहीं रहता, कोई भी फिक्स एजेंडा नहीं होता, उनको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन। अब क्वेश्चंस देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर्ड ओडी इंटरवेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? मोटिवेशन डेवलपमेंट। अब मोटिवेशन डेवलपमेंट, अगर आप कोई प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, तो वो क्या होगा? वो डिज़ाइंड होगा, मतलब उसके प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ रहेंगे और जो आउटकम भी होंगे वो भी आपके प्री डिफाइंड रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर इंटरवेंशन का पार्ट है। तो ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या होता है? ये एक हेल्पिंग प्रोसेस है। हेल्पिंग प्रोसेस मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय की पर्सनल या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो हर एम्प्लॉय की प्रॉब्लम जो होगी ना, वो डिफरेंट होगी। तो हर जो आपका डिस्कशन होगा ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो इसलिए इसको हम अपन बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि आपके पास प्री प्लान क्वेश्चंस नहीं है, राइट। आपका जो एम्प्लॉय है उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो डिफरेंट होगी, दूसरे एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होगी वो डिफरेंट होगी। तो आप क्वेश्चंस प्लान नहीं कर सकते, राइट। पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 10 क्वेश्चन है मैं काउंसलिंग में पूछने वाला हूँ, नहीं। आपको पहले पता करना पड़ेगा उस इंसान की, जो एम्प्लॉय है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वर्क रिलेटेड है या पर्सनल है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस और आंसर्स को पूछोगे, राइट। सेकंड जो है, सी जो है ऑप्शन, वो है रोल नेगोशिएशन। अब रोल नेगोशिएशन में क्या होता है? एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करते हैं और रोल्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो इसके भी स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर इंटरवेंशन में आता है। फिर डी इज़ ऑर्गेनाइजेशन मिररिंग। अब इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मिररिंग में ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो एक्सटर्नल जो ग्रुप्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स है ना, उनसे फीडबैक कलेक्ट करते हैं। तो जब वो अपन किसी से फीडबैक कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो प्री डिफाइंड रहते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर्ड में आता है। फिर है अपन का ऑप्शन ई, एल ग्रुप्स। एल ग्रुप्स मतलब लर्निंग ग्रुप्स। लर्निंग ग्रुप्स का मतलब होता है जब जो पार्टिसिपेंट्स है ना, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। तो ये जो है ना, ये आपके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन में आता है, क्योंकि जब लर्निंग ग्रुप का कोई एजेंडा फिक्स नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। जो आउटकम्स होते हैं वो पहले से फिक्स नहीं होते हैं, ये भी आपके फ्लेक्सिबल होते हैं आउटकम्स भी। तो ये जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन में आता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ए, सी एंड डी, क्योंकि मोटिवेशन डेवलपमेंट में अभी आपका स्ट्रक्चर्ड ओडी इंटरवेंशन है। फिर जो सी है रोल नेगोशिएशन, वो भी आपका ओडी स्ट्रक्चर्ड ओडी इंटरवेंशन है। और जो आपका डी है ऑर्गेनाइजेशन मिररिंग, ये भी आपका स्ट्रक्चर्ड ओडी इंटरवेंशन है। तो आपका ऑप्शन ए, सी, डी, ये तीनों ही आपके करेक्ट हैं यहाँ पे। और जो आपका बी है और ई है, ये तीनों ही अनस्ट्रक्चर्ड ओडी इंटरवेंशन में आते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ टर्म लोन्स। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्म लोन्स के फीचर्स कौन से होते हैं, राइट। तो टर्म लोन्स के फीचर कौन से होते हैं? पहले हम समझते हैं कि टर्म लोन क्या होता है। देखो,
टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो बिजनेसेस को देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पर जो उनका पीरियड होता है ना, वो फिक्स्ड पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंक आपको 5 लाख रुपए दे रही है तो उसका जो पीरियड होगा वो फिक्स रहेगा। वो 5 साल के लिए देगी, या तो 10 साल के लिए देगी, या 20 साल के लिए देगी, तो उसका पीरियड फिक्स होता है। और आपको कौन लोन प्रोवाइड करता है? आपको बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको बोला जाता है टर्म लोन, ठीक है। अब इस लोन को जो बोरोवर होता है ना, वो प्री डिफाइंड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग रीपे करता है, ठीक है। पहले से ही स्केड्यूल जो है प्री डिफाइंड रहता है, और वो जो आपका बोरोवर है उसको रीपे करता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसको बोला जाता है टर्म लोन, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो फीचर्स हैं वो स्पेसिफिकली टर्म लोन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ऑप्शन ए की बात हो रही है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है लोन की फिक्स्ड रीपेमेंट पीरियड, ठीक है। अब हर लोन जो होता है ना, हर लोन की एक स्पेसिफाइड टेन्योर होती है, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। और जैसे वो मैच्योरिटी, आपको उतनी ही मैच्योरिटी मतलब उतने ही टाइम पीरियड तक आपको अपना जो वो लोन है वो आपको रीपे करना होता है, ठीक है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है, प्रिंसिपल के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो ये जो है ना मैच्योरिटी, ये फीचर है आपके टर्म लोन का। सेकेंड इज डायरेक्ट नेगोशिएशन। अब जो बोरोवर होता है और जो लेंडर होता है, जो आपको पैसे देता है, मतलब जो बैंक है वो आपको लोन दे रहा है, जो बोरोवर है जो लोन ले रहा है, उन दोनों के बीच में डायरेक्टली नेगोशिएशन होता है, ठीक है। किसको लेकर? लोन अमाउंट को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर, रीपेमेंट स्केड्यूल को लेकर, इन सारे कंडीशंस पर नेगोशिएशन होता है। तो ये भी फीचर है। फिर थर्ड है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होती है? जब बैंक कोई भी लोन इशू करती है, जब कोई भी लोन प्रोवाइड करती है ना, तो उस लोन के अगेंस्ट आपको बोलती है कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि जैसे हो सकता है कि अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट करें तो आप वो बैंक जो है वो अपना मनी को रिकवर कर सकें, ठीक है। तो या तो आप लैंड की सिक्योरिटी दोगे, यहाँ बिल्डिंग की देते हो, यहाँ मशीनरी की देते हो, या तो हो सकता है आपका सैलरी अकाउंट है तो उसकी सिक्योरिटी आपको मिलती है। तो सिक्योरिटी भी जो है वो फीचर है आपके टर्म लोन का। फिर डी इज रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स, राइट। अब रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स क्या होता है? अब रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स जो होते हैं ना, वो लेंडर के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। कुछ कंडीशंस जो होती हैं जो लेंडर आपको इम्पोज करता है, ठीक है। ये कंडीशंस क्या हो सकती है? जैसे आप एडिशनल बोरोविंग, मतलब एडिशनल जो बोरोविंग है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, डिविडेंड पेमेंट पर लिमिट होती है, या कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो मेंटेन किए जाते हैं। तो ये भी जो है वो फीचर है, ये भी आपके टर्म लोन का फीचर है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन एफ जो है, ई जो है सॉरी, वो है आपका कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी डेट को शेयर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन। तो ये जो शेयर जो कन्वर्ट करने का ऑप्शन है ना, ये आपके टर्म लोन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सिर्फ जनरली जो फीचर है ना वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ में होता है, राइट। ये टर्म लोन में नहीं होता। तो ये फीचर जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन डी होता है, पर आपका ऑप्शन ई नहीं होता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। ई को हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे ई जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ये आपके डेट और सिक्योरिटीज़ के लिए फीचर होता है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसिव टेक्टिक्स रेफर्स टू वाइट नाइट टेक्टिक यूज्ड बाय द टारगेट कंपनी। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है वाइट नाइट टेक्टिक की, और ये वाइट नाइट टेक्टिक क्या होती है? वाइट नाइट टेक्निक होती है एक फ्रेंडली कंपनी, ठीक है, जो टारगेट कंपनी को हॉस्टाइल एक्वायरर से बचाने के लिए एक्वायर कर लेते हैं या फिर एक्विजिशन का ऑफर देती है, ठीक है। हॉस्टाइल जो टेक ओवर होता है ना, वो क्या होता है? हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है? हॉस्टाइल टेक ओवर तब होता है जब एक कंपनी टारगेट कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, लेकिन टारगेट कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना इस एक्विजिशन के फेवर में नहीं होता, उसको बोला जाता है हॉस्टाइल टेक ओवर, ठीक है। और वाइट नाइट क्या होती है? वाइट नाइट एक फ्रेंडली कंपनी होती है जो टारगेट कंपनी को हॉस्टाइल एक्वायर से बचाने के लिए एक्वायर कर लेती है, और टारगेट कंपनी हॉस्टाइल बिडर की जगह पे फ्रेंडली बिडर को चूज करती है, तो इसको बोला जाता है वाइट नाइट टेक्निक। अगर उसको हॉस्टाइल बिडर से बचना है तो ये टेक्निक यूज़ करती है, उसको बोला जाता है वाइट नाइट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में जो टारगेट कंपनी होती है अपने आप को बचाने के लिए ऐसी डिफेंसिव टेक्टिक यूज़ करती है, ठीक है। उसमें से एक टेक्टिक को बोला जाता है वाइट नाइट। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा जो ऑप्शन है वो वाइट नाइट टेक्टिक को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वाइट नाइट क्या होती है? कब की फ्रेंडली कंपनी होती है। ऑप्शन ए क्या बोला है? मैनेजमेंट ऑफर्स टू बी एक्वायर्ड बाय अ फ्रेंडली कंपनी, तो ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई। टारगेट कंपनी खुद एक फ्रेंडली कंपनी होती है जो इन्वाइट करती है ताकि हॉस्टाइल बिडर से बच सके, राइट। फिर ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपनी डज नॉट वांट टू लूज मैनेजमेंट।
अब देखो, ये वाइट नाइट यूज़ करने का रीज़न हो सकता है मैनेजमेंट हॉस्टाइल टेकओवर के बाद अपनी पोजीशन लूज़ कर सकता है, बट मैनेजमेंट जो होता है वो हॉस्टाइल टेकओवर के बाद अपनी पोजीशन लूज़ करने से बचने के लिए वो क्या करता है, वाइट नाइट टेक्निक को वाइट नाइट टेक्टिक यूज़ कर सकता है, वाइट नाइट टेक्टिक, राइट। बट ये जो है ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है वाइट नाइट की डेफिनेशन को, तो यहाँ पे बी इनकरेक्ट है। सी क्या बोल रहा है, द हॉस्टाइल एक्वायरर में रिप्लेस द मैनेजमेंट, राइट। अब हॉस्टाइल टेकओवर के बाद मैनेजमेंट रिप्लेस हो सकता है, ये हॉस्टाइल टेकओवर का पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन ये भी वाइट नाइट टेक्टिक को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू एक्वायरर नॉट टू परस्यू द टेक ओवर। तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है आपके ग्रीन मेल से, जहाँ पे क्या होता है, जो टारगेट कंपनी होती है ना, वो एक्वायरर को इंसेंटिव्स देती है, राइट, जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो जो टेक ओवर का अटेम्प्ट है ना वो विड्रॉ कर ले, राइट। तो ये अटेम्प्ट विड्रॉ करने के लिए इंकरेज करती है टारगेट कंपनी, तो ये भी करेक्ट है, बट ये ग्रीन मेल से रिलेटेड है, ये वाइट नाइट से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो आपके वाइट नाइट टेक्टिक को डिस्क्राइब कर रहा है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर रहा है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर अपन ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, और एक एंटिटी होती है जो चैनल पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि जो जितने भी डिफरेंट मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, जो चैनल के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाए, चैनल के कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो उसको बोला जाता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होता है इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, और एक एंटिटी होती है वो चैनल पर कंट्रोल रखती है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, वन एंटिटी हैज़ द कंट्रोल ओवर द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन चेन। मैंने अभी बताया कि एक एंटिटी होती है जो क्या करती है, कंट्रोल रखती है, तो ये क्या है, कोर कैरेक्टरिस्टिक है। तो वीएमएस में जितने भी चैनल्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, जैसे होलसेलर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, रिटेलर हो गया, उसमें से कोई भी एक डोमिनेट मेंबर क्या करता है, पूरे चैनल को कंट्रोल कर सकता है। इससे क्या होता है, इससे कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो जाती है, तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जॉइन टुगेदर एंड यूटिलाइज अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो है ना, ये बात यहाँ पे बात हो रही है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की। जब डिफरेंट कंपनी सेम लेवल पर मिलकर रिसोर्सेज शेयर करती है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, उसको वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम नहीं बोला जाता, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी क्या बोल रहा है, इट एनेबल्स द लीडिंग एंटिटी टू कंट्रोल एंटायर चैनल। मैंने अभी बताया एक एंटिटी होती है जो कंट्रोल रखती है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फीचर हो गया, राइट, क्योंकि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का पर्पस होता है कि चैनल मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करना, और एक डोमिनेंट मेंबर के थ्रू चैनल कंट्रोल होता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। डी क्या बोल रहा है, इट कैन बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो WMS जो होता है ना, वो ओनरशिप के थ्रू भी क्रिएट हो सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर को एक्वायर करता है, अगर वो रिटेलर को एक्वायर करे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्शन साइड में आए तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो दोनों ही सिचुएशन जो है वो VMS से रिलेटेड है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअली फेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में चैनल मेंबर्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी जो है ऑप्शन ई भी एक बेनिफिट है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, C, D, E, क्योंकि जो चारों ही स्टेटमेंट्स हैं ना वो आपके वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कवर्ड अंडर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फंक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, अब आपको बताना है इसमें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजीज़ को 3 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है। पहली होती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, दूसरी होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी, तीसरी होती है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। एंड क्वेश्चन में पूछा जाता है फंक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ओवरऑल डायरेक्शन और ग्रोथ से रिलेटेड होती है। जैसे डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इन सबसे रिलेटेड होती है, मतलब वो ग्रोथ से रिलेटेड होती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है ना, वो कॉम्पिटिशन और मार्केट पोजिशनिंग से रिलेटेड होती है। और जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है ना, वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है। जैसे आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है, HR स्ट्रैटेजी हो गई, फाइनेंस स्ट्रैटेजी हो गई, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी हो गई, परचेसिंग स्ट्रैटेजी हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये हमारी फंक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इसका मतलब क्या होता है? 2 कंपनीज को कंबाइन करना, या एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेगी। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ना, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ग्रोथ और स्कोप से रिलेटेड होता है। तो ये डिसीजंस लेता है टॉप मैनेजमेंट। तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज और परचेसिंग, जो BCD है, ये तीनों ही जो है ना, ये आपके स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, परचेस हो गया। क्योंकि मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज जो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने से रिलेटेड होते हैं। तो ये भी आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी हो गई, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी। फिर आती है आपकी परचेसिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या हो गया? जो प्रोक्योरमेंट फंक्शन होता है ना, रॉ मटेरियल और सप्लाईज प्रोक्योर करने से रिलेटेड होता है। तो ये भी स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी फंक्शनल एरिया से रिलेटेड है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कंपनी का नए प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेसेस में एंटर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एक इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करना है, तो उसको बोलते हैं अपन डाइवर्सिफिकेशन। और ये भी आपके ग्रोथ और आपके ओवरऑल स्कोप से रिलेटेड होती है। तो ये भी आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का पार्ट है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है। तो आपका जो मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और परचेसिंग है ना, ये आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा ना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, जो आपका आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपका B, C and D, ठीक है। So this was part 3 of our top 50 UGC NET Management 2024 PYQ series. So if you found this detailed explanation helpful, let me know in the comments, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and stay tuned for part 4 where we will cover the next 10 important PYQs. Thanks for watching.